हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बियॉन्ड द अर्थ, मतलब अर्थ के पार। तो हमने अर्थ के बारे में तो पिछले चैप्टर्स में बहुत कुछ पढ़ा, आज हम उसके बाहर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डॉट इन द नाइट स्काई? दीज डॉट्स बिकेम मोर विजिबल एट क्लाउडलेस नाइट्स। सम ऑफ देम ट्विंकल. What are these dots called? How much are they in numbers? These questions would definitely come in your mind. This chapter will help you find your answers. These dots are called stars. They are countless. Sun is also one of them. Apart from these stars, there are many other objects such as planets, asteroids, comets, meteors, and gases present in the space. These objects are called celestial bodies, which contributes the vast endless universe. क्या मतलब हुआ ऐसा कि आपने कभी सोच के देखा है कि जो आप आसमान में देखते हो रात को, वो डॉट्स क्या होती है, और वो डॉट्स हमको ज़्यादा क्लियर क्यों दिखती है जब वहाँ पे कोई बादल वादल नहीं होता। कभी कभी वो ट्विंकल करती हैं, कभी कभी नहीं करती। उन डॉट्स को क्या बोलते हैं? वो कुछ नहीं बल्कि स्टार्स हैं, जिनमें से सन जो है वो भी एक तरह का स्टार है। बस वो सन जो है वो अर्थ से थोड़ा ज़्यादा पास है और बाकी जो स्टार्स है बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और जो अगर हम स्टार से हट के बात करें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, गैसेस हो गए, जो हमारी स्पेस में प्रेजेंट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इनको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, जो हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब ख़त्म ही नहीं होती, काउंटलेस है यूनिवर्स में। व्हाट इज़ यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, including all of space, time, matter and energy. It also includes all the structures that matter and energy form, such as planets, stars, galaxies and dust clouds. The universe is so vast that light from distant objects can take billion of years to reach the earth. क्या बोल रहा है कि जो यूनिवर्स है वो हर एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिवर्स में आती है। ठीक है, जैसे कि स्पेस भी हो गया, टाइम, मैटर, एनर्जी, इसमें हम उन स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं जो मैटर और एनर्जी से बनता है, जैसे कि प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, गैलेक्सीज हो गया और डस्ट क्लाउड्स हो गए। यूनिवर्स इतना वास्ट है कि जो बहुत दूर से तुमको लाइट, एक छोटी सी लाइट नज़र आ रही होगी, उसको अर्थ तक आने में मिलियंस ऑफ साल भी लग सकते हैं। गैलेक्सी. A galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar systems. A galaxy is held together by gravity. क्या बोल रहे हैं? जो गैलेक्सी है वो कलेक्शन है किसका? कि वो गैस से बना है, डस्ट से बना है और बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स और सोलर सिस्टम से बना है। और जो गैलेक्सी है वो ग्रेविटी की वजह से एक जगह है। आवर गैलेक्सी मिल्की वे, मतलब जहाँ हम रहते हैं, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। आवर गैलेक्सी द मिल्की वे ऑल्सो हैज़ अ सुपर मैसिव ब्लैक होल इन द मिडल, मतलब कि हमारी गैलेक्सी में भी सबसे बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, एकदम बीच में, मिडल में। मिल्की वे सीम्स टू बी द रिवर ऑफ स्टार्स, वी कॉल इट आकाश गंगा, मतलब कि जो मिल्की वे है उस पर इतने सारे स्टार्स है, इतने सारे रिवर्स ऑफ स्टार है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। When you look up at stars in the night sky, you see other stars in the Milky Way. If it's really dark, far away from lights from cities and houses, you can even see dusty bands of the Milky Way stretch across the sky. मतलब कि जब आप ऊपर देखेंगे स्टार्स को स्काई में, आप देखेंगे कि और भी अलग अलग तरह के, हम बोल सकते हैं, स्टार्स है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क होता है और हम लाइट से बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं लाइट से बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे, जो सिटीज़ और हाउसेस की लाइट होती है, तो आप बल्कि डस्टी बैंड्स भी देख सकते हैं मिल्की वे के, जो कि दूर दूर तक स्काई में फैले हुए हैं। देयर आर मैनी गैलेक्सीज बिसाइड आवर्स, देयर आर सो मैनी डेट वी कांट इवन काउंट देम ऑल येट। द हबल स्पेस टेलीस्कोप लुक्ड एट अ स्मॉल पैच ऑफ स्पेस फॉर 12 days एंड फाउंड 10,000 गैलेक्सीज ऑफ ऑल साइजेस, शेप्स एंड कलर्स. Some scientists think there could be as many as 100 billion galaxies in the universe. मतलब कि बहुत सारी गैलेक्सीज है हमारे अलावा भी। जो एक टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसने ऑब्जर्व किया स्पेस के छोटे से पैच को 12 दिन के लिए, और उसी में उसको 10,000 गैलेक्सी मिल गई। तो साइंटिस्ट ने फिर ये वो रखा परिणाम कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हमारी यूनिवर्स में जो है प्रेजेंट है। Some galaxies are spiral shaped like ours. They have curved arms that make it look like pinwheel. Other galaxies are smooth and oval shaped.
They are called elliptical galaxies. Milky Way galaxy contains our solar system. क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप की भी होती है जैसी हमारी है, और उनके कर्व आर्म होते हैं जिसकी वजह से वो पिन व्हील की तरह दिखती है, और अलग अलग जो गैलेक्सीज है बहुत ज़्यादा स्मूथ और ओवल शेप्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज बोलते हैं। द सोलर सिस्टम। The solar system is a collection of celestial objects that orbit around the sun, held together by gravity. Our solar system consists of 8 planets, dwarf planets, asteroids, comets, and the sun. The planets orbit the sun held by gravity, forming a vast celestial system. तो ये क्या बोल रहा है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही होती हैं, जिसको ग्रेविटी, जो अर्थ की जो सन की ग्रेविटी है उसने उसको बांध रखा है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब जो पिछड़े हुए, जो पीछे रह गए, जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है बट स्टिल वो प्लैनेट है, और एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स है, सन है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। स्टार्स। Stars are huge celestial bodies which are made up of hydrogen and helium mostly. They are able to produce light and heat from the churning nuclear force within their core. Beside our sun as a star, the dot of light we see in the sky. They all are stars, many lights years far away from Earth. These are the building blocks of the galaxies. Many of them are billion in numbers in the universe. It is actually impossible to know how many stars exist. These stars have their own light and heat. The sun is the nearest star to the earth. तो ये क्या बोल रहा है, तो स्टार है वो बहुत बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मेनली मिलकर बनती है, और ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करती है। कैसे, जो इसकी न्यूक्लियर फोर्स होती है इनके कोर में। और हमारे सन के अलावा जो हमको डॉट्स दिखती हैं वो भी स्टार्स ही हैं जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमसे। तो स्टार्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, गैलेक्सीज का, और ये बिलियंस ऑफ नंबर में अवेलेबल हैं गैलेक्सी में। तो हम पता भी नहीं कर सकते कि कितनी है, ये इम्पॉसिबल है पता करना। फैक्ट बाइट्स। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन इज प्रोक्सिमा सेंटोरी, located about 4.24 light years away. Constellation. A constellation is a group of stars which form a pattern in the sky that is traditionally named after its apparent form or identified with a mythological figure. In Indian astronomy, these groups of stars are known as nakshatra. Modern use of constellation includes identification of general location for stars and galaxies. The constellation you can see at night depends on the time of year. The Earth orbits around the Sun once each year. Our view into space through the night sky changes as we orbit. So the night sky looks slightly different each night because Earth is in different spot in its orbit. These stars appear each night to move slightly west to where they were the night before. Your location on Earth also determines what stars and constellations you see and how high they appear to rise in the sky. क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन जो होता है वो स्टार का ग्रुप होता है जो कुछ ना कुछ दर्शा रहा होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बोल सकते हैं हम, कोई फिगर उसने स्काई में बनाई होती है जिससे हम कुछ ना कुछ एंशियंट टाइम में पता करते थे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी है उसमें ये जो ग्रुप्स ऑफ स्टार है इसको हम नक्षत्र बोलते थे, ठीक है। जो कॉन्स्टिलेशन है वो डिपेंड करता है हर रात पे कौन से ईयर में आप किस टाइम पे उसको देख रहे हो। जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, जो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो उस टाइम पे, और आपको उस टाइम पे उस पर्टिकुलर वेदर पे उस पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर पे कौन सा कॉन्स्टिलेशन वहाँ पर दिख रहा है। और बहुत तरह के कॉन्स्टिलेशन होते हैं जिसमें से अब हम पढ़ने वाले हैं। उर्सा मेजर, ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर, इज अ कॉन्स्टिलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। इट्स इंडियन नेम इज सप्तऋषि तारा मंडल। मतलब कि तो उर्सा मेजर है जिसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं। मतलब कि अगर आप इसको देखोगे, अगर आपको देखने को मिला है स्काई में तो किसकी तरह देखने को मिलता है, एक बियर की तरह देखने को मिलता है जिसका इंडियन नाम क्या है, सप्तऋषि तारामंडल। द सन, आवर सन इज अ 4.5 billion years yellow dwarf star, a hot glowing ball of hydrogen and helium at the center of our solar system.
It's about 150 million kilometers away from Earth and it's our solar system's only star. Without the sun's energy, life could not exist on home planet. मतलब कि क्या बोल रहा है, जो सन है वो हमसे 4.5 बोल सकते हैं कितना पुराना है ये बता रहा है, 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना एक येलो ड्रॉफ मतलब पिछड़ा हुआ बोल सकते हैं स्टार है। ये हॉट ग्लोइंग है, मतलब ग्लो करता है, और इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है। कहाँ पर, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम में है ये, और ये कम से कम हमसे 150 बिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, और ये सिर्फ एक लौता स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, और बिना सन की एनर्जी से लाइफ एग्जिस्ट नहीं है हमारे होम प्लेनेट पे। द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। इट्स डायमीटर इज अबाउट 8,65,000 miles, is that 1.4 million kilometers. Its gravity holds the solar system together, keeping everything from the biggest planets to the smallest bits of debris in orbit around it. The hottest part of the sun is its core, where the temperature is 27 million Fahrenheit or 15 million degrees Celsius. The part of the sun we call its surface, the photosphere, is relatively cool, 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट और 5,500 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहे हैं, सन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसका डायमीटर है 8,65,000 माइल्स, जिसको हम 1.4 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है जिसने सोलर सिस्टम को बांध के रखा हुआ है, और बड़े से बड़े छोटे से छोटे प्लैनेट को इसने बांध के रखा हुआ है। और सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट है सन का, वो उसका कोर है, जहाँ पर टेम्परेचर 27 मिलियन फ़ारेनहाइट है, और जिसको सबसे ठंडा पार्ट बोलते हैं जो है सन की सरफेस, वो रिलेटिवली कूल होती है, जो कि 10,000 फ़ारेनहाइट है। प्लैनेट। A planet is a heavenly body that moves around a star. They do not have light and heat of their own, but some appear to shine in the sky because they reflect the light of the sun. In solar system, each planet revolves around the sun in a fixed path called orbit. Each planet has its own orbit, so these planets never cross each other. There are 8 planets in our solar system. Let's learn about them. मतलब कि जो planet है वो बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है, जो हमारे बोल सकते हैं स्टार के अराउंड मूव करता है, और हमारे सोलर सिस्टम का स्टार एक ही है, सन। ठीक है, तो इनके पास कोई लाइट नहीं होती अपनी। ठीक है, जो कुछ है इनमें से वो शाइन करते हैं, क्योंकि उनकी जो बोल सकते हैं जैसे कोई सेलेस्टियल बॉडी है उस पर सन की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, जिस वजह से वो शाइन कर पा रहे हैं। सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, और जो प्लैनेट है उनके पास उनका खुद का ऑर्बिट होता है। तो ये जो है प्लैनेट एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, और 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो अब हम पढ़ेंगे। मर्क्यूरी, बुध। Mercury is the smallest planet in our solar system. It is closest planet to the sun. It takes the least time to complete one revolution around the sun. It does not have any moon. It takes 88 days to complete one revolution around the sun. मतलब मरकरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सन से सबसे पास है, सबसे कम टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड। इसके पास कोई मून नहीं होता, और 88 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड। Venus, शुक्र। Venus is the second planet from the sun. It is the brightest planet and is also called the morning and evening star. It is very hot and can be seen in the sky at dawn and dusk. It does not have any moon. Venus has the opposite direction of rotation to that of all other planets. मतलब कि तो Venus है वो second planet है सन से, और ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इसको हम स्काई में देख सकते हैं डॉन और डस्क के टाइम पे, और इसके पास कोई मून नहीं होता। और जो वीनस है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है बाकी प्लैनेट से अपोजिट। इट टेक्स ऑलमोस्ट 225 डेज टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब कि ये 225 दिन लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड। अर्थ, पृथ्वी। The Earth is the third planet from the Sun. It is the only planet having life on it because it has air, water and a unique distance from the Sun. It is neither too hot nor too cold. It is also known as the blue planet because 70% of its surface is covered with water. It takes approximate
365 days to complete one revolution around the sun। क्या मतलब हुआ इसका? जो अर्थ है वो तीसरा प्लैनेट है सन से। ये सिर्फ ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो कि हमको लाइफ प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें पानी और हवा है, और ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 70% जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड। मार्स, मंगल। Mars is the fourth planet from the Sun in the solar system. It is known as the red planet due to the presence of red rocks and sand. It has 2 moons. It takes approximate 687 days to complete one revolution around the Sun। मतलब कि जो मार्स है वो फोर्थ प्लैनेट है हमारे सन से सोलर सिस्टम में। इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये रेड रॉक्स और सैंड से बना होता है। इसके पास 2 मून्स होते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 687 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड। जुपिटर। Jupiter is the 5th and largest planet in the solar system. It spins very fast, pulling clouds around it. This forms a striped pattern. Jupiter has 4 large moons and many small ones. It takes 12 years to complete one revolution around the sun। मतलब कि क्या बोल रहा है, जो बृहस्पति है, ठीक है, तो जुपिटर है वो 5th और सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। वो बहुत जल्दी स्पिन करता है और उसके आसपास क्लाउड्स है जिसकी वजह से एक स्ट्रिप्ड पैटर्न जो है बन जाता है। और जो जुपिटर है वो उसके पास 4 बड़े बड़े मून्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे मून्स हैं, और इसको 12 साल लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड। फैक्ट बाइट्स। जुपिटर इज सो बिग दैट नियरली 1300 अर्थ्स कुड इजीली फिट इनसाइड इट। मतलब कि जुपिटर इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ भी उसमें समा सकती है। सैटर्न, शनि। Saturn is the 6th and the 2nd largest planet in the solar system. It has a system of beautiful rings around it which are made of ice and dust. It has 146 moons. It takes around 30 years to complete one revolution around the sun। क्या बोल रहे हैं? तो सैटर्न है वो 6th और 2nd लार्जेस्ट, फर्स्ट जुपिटर था और 2nd लार्जेस्ट सैटर्न होगा सोलर सिस्टम में। इसके आसपास एक ब्यूटीफुल रिंग होती है जो कि रॉक्स और आइस और डस्ट से बनी होती है। इसके पास 146 मून्स होते हैं और ये 30 साल लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। यूरेनस। Uranus is the 7th planet from the sun which rotates on its side. It is the coldest planet in the solar system. It has 28 moons. It takes 84 years to complete one revolution around the sun। ये जो यूरेनस है वो 7th प्लैनेट है हमारे सन से जो रोटेट करता है, और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके पास 28 मून्स हैं और ये 84 ईयर्स लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड। नेपच्यून। Neptune is the 8th and the farthest planet from the sun in our solar system. It is very cold on Neptune. It has 16 moons. It takes 165 years to complete one revolution around the sun। अभी जो नेपच्यून है वो 8th और सबसे दूर, मतलब सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है नेपच्यून में। उसके पास 16 मून्स होते हैं और वो 165 ईयर्स लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। फैक्ट बाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सम ड्वार्फ प्लैनेट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम फैमिली। Pluto is one of the dwarf planet which was earlier considered as a planet of the solar system। मतलब कि इन सब को अगर हम हटा दें तो हमारे पास बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स होंगे जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वो भी एक टाइम पे हम बोल सकते हैं सोलर सिस्टम के मेंबर्स थे, मतलब अभी भी कुछ हैं लेकिन कुछ जो थे जैसे कि प्लूटो हो गया, ये उनमें से एक ड्वार्फ प्लैनेट्स में से एक है जो जिसको हम एक प्लैनेट कंसिडर किया करते थे हमारे सोलर सिस्टम का। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। Like other planets, the Earth also moves all the time. It moves around 2 imaginary lines, the equator and the axis. The equator is an imaginary line. It divides the Earth into 2 halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. The axis of the Earth is an imaginary line that runs through the center of the Earth from the North Pole to South Pole. The Earth spins like a top on its axis. It takes 24 hours to complete one rotation. This causes day and night. The side of Earth that faces the sun experiences day. The opposite sides experiences night.
मतलब कि दूसरे प्लैनेट की तरह जो अर्थ है वो भी हमेशा मूव ही करता रहता है और वो दो इमेजिनरी लाइन के अराउंड ही मूव करता है जो कि इक्वेटर और एक्सिस। जो इक्वेटर है वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करता है, मतलब ये अर्थ है उसके बीच में इक्वेटर है और दो हाफ में उसको डिवाइड करता है, जिसमें से एक नदन हेमिस्फेयर है और दूसरा जो है सदर्न हेमिस्फेयर है। जो एक्सिस है अर्थ का वो इमेजिनरी लाइन है जिसके सेंटर से हम देख सकते हैं एक नॉर्थ पोल निकल रहा होता है और एक नीचे की साइड साउथ पोल निकल रहा होता है। जो अर्थ है वो स्पिन करता है अपने टॉप की तरह, अरे टॉप होता है, टॉप हम बोलते हैं लट्टू की तरह स्पिन करता है अपने एक्सिस पे और उसको 24 घंटे लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से हम दिन और रात को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जिस तरफ सन होगा उस तरफ डे एक्सपीरियंस करेंगे, जिस तरफ सन नहीं होगा उस तरफ हम नाइट एक्सपीरियंस करेंगे। फैक्ट बाइट्स। The Earth rotates on its axis at a speed of about 100 miles per hour, which is 1600 kilometers per hour at the equator, while its revolution around the sun speeds up to 67,000 miles per hour, which is 1,07,000 kilometers per hour। मतलब कि जो अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे जिसकी स्पीड है 100 माइल्स, जिसको किलोमीटर पर आवर पे देखें तो 1600 किलोमीटर पर आवर अपने इक्वेटर से, और उसकी जो रेवोल्यूशन स्पीड है, ठीक है, जो सन के अराउंड वो रेवोल्यूट करता है वो है 67,000 माइल्स पर आवर, जिसको किलोमीटर पर आवर में देखें तो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। The Earth moves around the sun in a fixed path called orbit. This movement is called revolution. The Earth completes one revolution around the sun in 365 days. This time period makes 1 year on the Earth. The revolution of the Earth causes the change in seasons. When the Earth moves around the sun on its tilted axis, then half of the Earth is near the sun while the other half is away from it. The hemisphere near the sun has longer and warmer days because the sun rays directly fall on it. Therefore, this hemisphere has a summer season. The other hemisphere receives slanting rays of the sun, so it has shorter and cooler days of the winter season. In between these two seasons, both the hemisphere also experience autumn and spring when it is neither very hot nor very cold। क्या बोल रहा है, जो अर्थ है वो भी जो है क्या करता है, सन के अराउंड मूव करता है एक फिक्स्ड पाथ पे जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, और उसकी मूवमेंट को रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो अर्थ है वो 365 डेज लेता है। अब ये 1/4 का ये मतलब हुआ कि एक लीप ईयर भी आता है, मतलब हर चार सालों में एक साल ऐसा होगा जिसमें 365 डेज नहीं होंगे बल्कि 366 डेज होंगे। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, 365 1/4 डेज। जो टाइम पीरियड है एक साल कंप्लीट करने का वो 365 डेज है, मतलब जब 365 डेज हो जाते हैं तो एक साल कंप्लीट हो जाता है हमारे अर्थ पे। जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो उसकी एक्सिस ऐसे नहीं होती, मतलब ऐसे मूव नहीं करती, टिल्टेड एक्सिस होती है, तो वो ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो जो हेमिस्फेयर है जो सन के पास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो समर सीजन को है ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, और जो उसकी दूसरी साइड होता है वो किसको एक्सपीरियंस करता है, विंटर को। इसलिए हमारे दो सीजन जो है मेन आते हैं, एक समर सीजन और एक विंटर सीजन आते हैं। द रीजन ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर receives almost the same amount of sunlight through the year. That's why this region always remains hot and has days and nights of equal duration, is that 12 hours each, whereas the poles receive sunlight only by 6 months and remain dark for the next 6 months। क्या बोल रहा है, जो अर्थ का रीजन है जो इक्वेटर, मतलब मान लो इक्वेटर बीच में लाइन है, वहाँ पे जितने भी जगह लाई करती है ना वहाँ पे हमेशा समर सीजन ही रहता है, क्योंकि वहाँ से जो है कभी सन हटता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं 12 घंटे हर रोज तपती धूप रहती है वहाँ पे। एक्टिविटी 6, ऑब्जेक्टिव टू शो द डे एंड नाइट ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ग्लोब एंड टॉर्च। Procedure, keep a globe in front of the torch, switch on the torch, the light of the torch will fall on the part of the globe facing it. Observation, the part of the globe facing torch receives light is that shows days while the other side does not receive light and hence show night. Inference, as the earth rotates day changes to night and night changes to day।
क्या बोल रहा है, बड़ा नॉर्मल सा। इसमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे दिन और रात चेंज होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ग्लोब और टॉर्च चाहिए होगी। अब ग्लोब को ऐसे लटका लो और पूरे कमरे को डार्क कर लो, फिर टॉर्च मारो तो एक तरफ आपको लाइट दिखेगी, दूसरी तरफ अंधेरा दिखेगा। जिस तरफ लाइट दिख रही है वो क्या दर्शा रहा है कि दिन हो रहा है, और दूसरी तरफ जो आपको अंधेरा दिख रहा है वो क्या दर्शा रहा है, रात हो रही है। अब उस ग्लोब को घुमाओ तो दूसरी तरफ, अब वो तो घूम गया, लाइट आपके भी यहीं पे ही है, तो दूसरी तरफ जो है वो क्या हो गया, अब दिन हो गया, और उस तरफ जो पहले दिन था वो अब क्या हो गया, रात में बदल गया। बस ये बताया गया इसमें। फैक्ट बाइट्स। The moon has no atmosphere, so its surface experience extreme temperature variations ranging for -280 Fahrenheit, which is -173 degrees Celsius at night, to 260 Fahrenheit, which is 127 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। क्या बोल रहा है, मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कि उसका कोई टेम्परेचर ही नहीं होता। एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है उसके टेम्परेचर में देखने को मिलते हैं, जो कि रेंज करते हैं -280 फ़ारेनहाइट से, जो कि -173 डिग्री सेल्सियस है रात को, और वो दिन में इतना गर्म हो जाता है जो कि 127 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म हो जाता है दिन में। नेचुरल सैटेलाइट। A natural satellite is a celestial body that orbits a large astronomical body such as planet, dwarf planet, or small solar system body. Natural satellites are also commonly known as moons. Like planets, satellites shine by reflecting lights from the sun. All planets except Mercury and Venus have satellites. The moon is the natural satellite of the Earth. क्या बोल रहा है, जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सेलेस्टियल बॉडी है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, जैसे कि प्लैनेट हो गया, ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, या बोल सकते हैं छोटा सोलर सिस्टम बॉडी भी मान सकते हैं हम उसको। और जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं उसको हम मून से जानते हैं, मून के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट्स भी सन की रिफ्लेक्शन से ही शाइन कर पाते हैं, उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। और मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं मरकरी और वीनस को छोड़ के सबके पास अपनी अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की। द मून। The moon is Earth's only natural satellite and is the 5th largest satellite in the solar system. It is a diameter of 3,474 kilometers and a mass of 7.34 into 10 to the power 22 kilograms, making it about 1/81th time smaller than Earth. मतलब कि जो मून है वो अर्थ की एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है, जो 5th सबसे बड़ी सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। इसका जो डायमीटर है वो 3,474 किलोमीटर का है, जिसका मास है 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम्स का, जो कि 1/81th टाइम स्मॉलर बना देती है अर्थ से इसको। The surface of the moon is rough and very uneven. It is made of big mountains and great plains. There are big round holes called craters. Craters are very deep holes that may had made when solid bodies called meteoroids struck with the moon's surface. There are millions of craters on the surface of moon. In some places, lava that flowed from the craters covered the earlier craters, and they look smooth and dark now. The samples of rock that were brought back to Earth by astronauts tell us that surface of moon is almost covered with dark grey dust. The age of moon is estimated approximately 4,500 million years old, the same age as of the Earth. This is the only heavenly body explored by a man. A person on the moon weighs about 1/6 of what she weigh on the Earth. If you weigh 60 kg on the Earth, you only weigh 10 किलोग्राम ऑन द मून। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो सरफेस है मून का बहुत ज़्यादा रफ होता है और अनइवन होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स और प्लेन्स होते हैं, और बहुत बड़े बड़े राउंड होल्स होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रेटर्स। जो क्रेटर है वो बहुत बड़े बड़े होल हैं, और हम बोल सकते हैं वो कब बने, जब बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ जैसे कि मीटियोरॉइड्स आए और स्टक रह गए कहाँ पर, मून की सरफेस पे। और कई कई जगह जहाँ लावा फ्लो किया क्रेटर्स में से, तो उसने जो पहले क्रेटर बने थे उसको ढक दिया, और अब वो स्मूथ और डार्क बन चुके हैं। और कुछ रॉक्स के सैंपल जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स लेकर आए थे उन्होंने बताया कि जो पूरा मून है वो ग्रे कलर की डस्ट से ढका हुआ है, और जो एज है किसकी, मून की, वो 4,500 मिलियन ईयर्स की है, जो बिल्कुल सेम है जो हम एस्टिमेट चला रहे हैं अर्थ से। और सिर्फ ये एक ऐसी लौती हेवनली बॉडी है जो कि
मैन मतलब ह्यूमंस ने एक्सप्लोर की है। एक्सप्लोर नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि वहाँ जाकर उसने फिजिकली वहाँ जाकर कोई ना कोई रिसर्च की है, इसको बोल सकते हैं। अब जो वेट होगा हमारा मून पे वो 1/6 होगा, मतलब अगर 60 kg अर्थ पर वेट है तो वहाँ जाके 10 किलो रहेगा बस। मतलब 60 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 6 कितना रह गया 10। Phases of the moon. The moon appears to change its shape every night. However, it does not really change its shape. We see the bright parts of the moon's surface. The moon is lit up by the sun as the moon revolves around the earth. The shape of the lit portion also changes. These changing shapes are called phases of the moon. Different shapes of the moon are full moon, new moon, crescent and gibbous. All these phases repeat again and again. मतलब कि हम देखते हैं रोज़ अर्थ से यार वो रहा चाँद, आज ज़्यादा दिख रहा है, आज पूरा दिख रहा है, आज इतना दिख रहा है जितना दिख रहा है। मेनली तो वो चेंज नहीं करता अपनी उसको शेप को, लेकिन हमको लगता है क्यों, क्योंकि ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये रहा मून, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी है हमेशा पूरे ही पार्ट पर मून की सन का प्रभाव पड़ ही रहा है। जो हमको पार्ट नहीं दिखता वो प्रेजेंट तो होता है, लेकिन उस पर सन की वो नहीं पड़ती रेज, इस वजह से वो हमको दिखता नहीं है। तो अलग अलग फेजेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कैसी कैसी शेप्स होती हैं। उससे पहले फैक्ट बाइट्स। द एंटायर साइकिल ऑफ द मून्स फेजेस टेक्स अबाउट 29.5 डेज नोन एज ल्यूनर मंथ। मतलब कि जो पूरी साइकिल है मून के फेजेस की वो कितने दिन की होती है, हम अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन की मानते हैं, लेकिन कितने दिन की होती है 29.5 डेज की होती है, जिसको हम ल्यूनर मंथ बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेजेस के बारे में। न्यू मून। न्यू मून इज अ फेज ऑफ द मून व्हेन इट इज नॉट ऑल विजिबल फ्रॉम द अर्थ, व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस गेट्स नो सनलाइट एट ऑल, वी कैन नॉट सी द मून। क्रीसेंट मून। We see this phase of moon as the moon travels in its orbit. A small portion of the side facing us gets sunlight. Half moon. We see this phase of moon as the moon travels in its orbit. After a week, we can see half of the moon. Gibbous moon. We see this phase of moon after 3 more days of half moon. We see 3/4 of the moon. Full moon. We see this phase of moon after 14 days of new moon. The entire side of facing us gets sunlight, showing the full moon. The phases reverse after this. While the moon grows, we say it is waxing. When it is shrink back to a new moon, it is waning. तो अब हम फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यू मून है वो ऐसा फेज होता है मून का जिसमें आपको मून दिखता ही नहीं, मतलब कि किसी भी पार्ट पे मून की सनलाइट पड़ ही नहीं रही। फिर क्रीसेंट मून देखेंगे, उसमें छोटे से पार्ट पे किसी मून के सनलाइट पड़ रही होती है, वो हमको दिखता है बिल्कुल छोटा सा। फिर हाफ मून पे ऐसा होता है कि जब मून जो है वो ट्रैवल कर लेता है अपने ऑर्बिट पे, तो 1 हफ्ते बाद हमको आधा चांद दिखता है। फिर गिबस मून, मतलब आधे से ये आधा हो गया, आधे से हल्का और ज़्यादा, मतलब हाफ प्लस क्वार्टर बोल सकते हो तुम। तो ये ऐसा होता है जिसमें आपको 3 क्वार्टर दिखते हैं मून के, एक हाफ। अब देखो हाफ, उसको भी 1 क्वार्टर में बांट दिया तो 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर, तो ये कितने हो गए 3 क्वार्टर हो गए, ठीक है। फिर हमको पूरा मून दिखता है 14 दिन के बाद, ठीक है। तो वो फेस हम बोल सकते हैं जब हमारा मून ग्रो कर रहा होता है उसको हम वैक्सिंग बोलते हैं, लेकिन जब वो श्रिंक कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेनिंग बोलते हैं। मतलब कि जब बड़ा 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 होते हुए दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्सिंग। वो छोटा 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 होता दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, वेनिंग बोलेंगे। लाइफ ऑन मून। There is no life on the moon. This is because there is no air or water on the moon. The moon's gravity is 1/6 of the gravity of the earth. There is no layer of atmosphere on the moon, so there is no protection from the harmful rays of the sun. The side of the moon facing the sun is extremely hot and the side away from the sun is too cold. Such type of temperature does not support life. In the absence of atmosphere or gas, sound cannot be heard on the moon. In the absence of clouds, the sun never hides. There is no animal and plant. It is absolutely lonely and silent place. तो ये क्या बोल रहा है कि वहाँ पे ना कोई हवा होती है ना कोई पानी होता है। अर्थ की जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा कम है अर्थ से, जो कि 1/6 है, और वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है मून पे जैसे कि अर्थ की है, जो हमें सन की
हार्मफुल रेस से बचा पाएगा। और एक साइड जहाँ पे सन एक्सपोज करता है मून को बहुत ज़्यादा गर्म है, जहाँ नहीं करता वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो दोनों जगह नहीं रह पाएंगे। और वहाँ पे एटमॉस्फेयर या गैस की एब्सेंस होती है, तो हम सुन नहीं पाएंगे मून पे एक दूसरे को। और वहाँ पे क्लाउड्स का एब्सेंस होता है, तो सन कभी छुप ही नहीं सकता, हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। और वहाँ ना कोई एनिमल होता है ना कोई प्लांट होता है, वो बिल्कुल शांत सी और अकेली जगह है। मिशंस ऑन मून। इंडिया हैज़ लॉन्च 3 चंद्रयान मिशंस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट मून। मतलब कि जो इसरो है, इसरो क्या है, वो जगह हम बोल सकते हैं जो स्पेस में इंडिया के द्वारा स्पेसशिप्स या फिर बोल सकते हैं स्पेस प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इंडिया ने 3 चंद्रयान जो है मिशंस किए हुए हैं मून को और ज़्यादा समझने के लिए। द 3 मिशंस आर एज फॉलो। चंद्रयान 1, India's first moon mission launched in 2008 was designed to map the moon's surface and study its minerals. The spacecraft orbited the moon of height of 100 km and made over 3,400 orbits। मतलब कि चंद्रयान 1 था, हमने लॉन्च किया था 2008 में मिनरल्स की स्टडी करने के लिए। और जो स्पेसक्राफ्ट है उसने मून को ऑर्बिट किया 100 किलोमीटर की हाइट से, और उसने 3,400 बार उसको ऑर्बिट किया। Chandrayaan 2 launched in 2019. The mission included an orbiter, a lander called Vikram, and a rover called Pragyan. The lander and rover crashed on the moon's surface, but the orbiter continues to orbit the moon and collect data. अब ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सबसे बोल सकते हैं दर्दनाक मूवमेंट था किसी भी साइंटिस्ट के लिए, बोल सकते हैं इंडियंस के लिए। क्यों? क्या हुआ इसमें, 2019 में हमने लॉन्च किया था एक चंद्रयान 2। उसमें क्या हुआ, सब कुछ सक्सेसफुल जा रहा था, बट क्या हुआ, वो मून के जो सरफेस होता है वहाँ जाके क्रैश कर गया और ना विक्रम बचा। लेकिन जो रोवर था वो वहाँ पर रहा और उसको ऑर्बिट करता रहा और डाटा कलेक्ट करता रहा। फेलियर तो था, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया और अब हम क्या लेकर आए, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 launched in July 2023. The mission was India's third moon mission. The lander and the rover, also named Vikram and Pragyan, successfully landed on the moon's south pole on August 2023. This made India the 4th country to soft land on the moon, and the first to land in the lunar south पोल रीजन। अब ये जो है ये इतना सक्सेसफुल गया हमारा चंद्रयान 3 की जब हमने इसको जुलाई 2023 में लॉन्च किया, तो ये जो इंडिया का तीसरा मून मिशन था, इसमें जो लैंडर का नाम हमने फिर से विक्रम रखा और रोवर का नाम वही रखा, क्या, प्रज्ञान। ये सक्सेसफुली मून पे लैंड किया, मून के साउथ पोल पे लैंड किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्यों? क्योंकि ये पहला और आखिरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन पहला ऐसा बोल सकते हैं प्रोजेक्ट है जो कि मून के साउथ पोल रीजन पे जाकर लैंड किया था अगस्त 23, 2023 में। एस्ट्रॉइड्स आर द रॉकी remnant of material left over from the formation of the solar system and its planets approximately 4.6 billion years ago. Asteroids are much smaller than planets with a diameter of less than 1000 kilometers or 600 miles. मतलब कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो रॉकी मतलब बोल सकते हैं रॉकी मटेरियल से बने होते हैं और वो पिछड़े हुए रह जाते हैं हमारे कहाँ पर, सोलर सिस्टम में, और या फिर वो पहले कोई प्लैनेट हुआ करते थे जो कि एकदम ख़त्म ही हो चुके हैं, वो अब एक गोला बचे हैं रॉक का, और वो अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियंस अगो ऐसा हुआ था, ठीक है। और एस्ट्रॉइड जो है वो बहुत छोटे होते हैं प्लैनेट से, जिनका डायमीटर 1000 किलोमीटर या फिर 600 माइल से कम होता है। मोस्ट एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, अ फ्लैट रिंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो कि कहाँ पर है, मार्स और जुपिटर के बीच में से एक बेल्ट है। देखना कभी सोलर सिस्टम की पिक्चर ढंग से निकाल के देखना कि कहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट है, गूगल करना, अच्छे से सर्च करना, तुमको बढ़िया से दिख जाएगा। कॉमेट्स आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डस्ट एंड आइस दैट ऑर्बिट द सन. Best known for their long streaming tails, these ancient objects are left over for the formation of the solar system 4.6 billion years ago. A comet is also known as Dhumketu and Puchal Tara in India. क्या मतलब हुआ इसका
कॉमेट्स है वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डस्ट और आइस से बने होते हैं, जो सन को ऑर्बिट करते हैं। और जो बेस्ट नो ये किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इनकी स्ट्रीमिंग टेल, मतलब कि ऐसी टेल होती है, पूंछ सी होती है, जो कि आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और ये जो एंशियंट ऑब्जेक्ट्स है उसको इसने ख़त्म कर दिया था, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं जब जो फॉर्मेशन हुई थी सोलर सिस्टम की 4.6 बिलियन ईयर अगो, तब इनकी फॉर्मेशन हुई थी। अ कॉमेट इज ऑल्सो नोन एज धूमकेतु, इसको धूमकेतु के नाम से जाना जाता है, और पुच्चल तारा के नाम से जाना जाता है इंडिया में। कॉमेट्स आर मेड ऑफ डस्ट रॉक एंड आइस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कॉमेट्स कैन रेंज इन साइज from a few miles to tens of miles wide. The famous Halley comet, named after British astronomer Edmund Halley, orbits the sun every 76 years. It was last seen in 1986 and in 2062 it will be visible again. क्योंकि जो कोमेट है वो डस्ट, रॉक्स और आइस वगैरह से बनी होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन से बनी होती है। और जो कोमेट है वो अपने साइज़ को रेंज करता है, मतलब कि फिक्स नहीं होता, क्योंकि कुछ माइल से लेके 10 माइल्स तक वाइड, मतलब बड़ा होता है। और जो फेमस हैलिक कॉमेट है जिन्होंने इसका नाम दिया था वो एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे। तो आखिरी बार जो कॉमेट है उसने सन को ऑर्बिट किया, मतलब वो सन को ऑर्बिट करता है हर 76 ईयर्स में एक बार। तो लास्ट टाइम 1986 में कॉमेट को देखा गया था, और अब इफ़ यू आर लक्की तो आप 2062 में कॉमेट को देख पाओगे फिर से। तो यू आर लक्की इफ़ यू आर एबल टू वॉच इट। Comets orbit the sun in elongated paths. When comets get close to sun, they heat up and release dust and gases into glowing head and a tail. तो क्या बोल रहा है, जब कॉमेट जो है वो सन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है तो वो हीट अप हो जाता है और डस्ट और गैसेस को रिलीज करता है अपनी हेड और टेल से, मतलब दिखता है अपन को, ऐसा होता है। डेट कैन स्ट्रेच फॉर मिलियंस ऑफ माइल, जो कि मिलियंस ऑफ माइल तक जो है स्ट्रेच हो जाता है। द टेल इज फॉर्म्ड बाय सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द डस्ट एंड एक्साइटिंग मॉलिक्यूल्स टू ग्लो। Comets are considered to be frozen time capsules that preserve a chemical record of the early solar systems. Scientists study comets to learn more about the condition that existed when the sun and planets were forming. Comets can impact Earth and scientists are studying how to protect ourselves from these events. क्या बोल रहा है, जो कोमेट है उसको हम मानते हैं कि वो एक फ्रोजन टाइम कैप्सूल है जो प्रिजर्व करके रखता है क्या, केमिकल रिकॉर्ड जो कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में थे। अब बार सोच के देखो, हर 76 ईयर्स में एक बार देखने को मिलता है वो, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जो हमारी अर्लियर जो सोलर सिस्टम है उसका कोई ना कोई केमिकल रिकॉर्ड अपने पास तो रखता होगा, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है, जब वो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और हर 76 ईयर में एक बार दिखता है, तो जब से सोलर सिस्टम होगा तब से उसके पास कोई ना कोई केमिकल रिकॉर्ड तो उसका होगा ही। तो साइंटिस्ट इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, जो भी कंडीशन जो है एग्जिस्ट करती है सन और प्लैनेट्स जो फॉर्म करते हैं उसके बीच में, और जो कॉमेट्स है वो भी अर्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि कैसे हम इन इवेंट से अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। रीड एट अ ग्लैंस, आवर यूनिवर्स इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। Our solar system is just a tiny part of the universe. The universe consists of stars, planets, meteors, dust particles, gases and many other objects. Our sun is also a star. Sun is the center of our solar system. Our solar system consists of 8 planets. These 8 planets revolve around the sun in their orbits. A group of stars is called a constellation. Our Earth is the only planet where life is possible due to its atmosphere. Most of these asteroids in the solar system lie in the belt located between the orbits of Mars and Jupiter. The moon is the natural satellite of the Earth. तो ये जो था ये समरी थी इस पूरे चैप्टर की। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। थैंक यू।